नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में शानदार लाभ मिलेगा। आज हम लोग बायोलॉजी से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरिट लिस्ट में टॉप रैंक में आने की तैयारी। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा ऊन ये खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और यहाँ एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ओरिस्टोलेगस है ना, खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ओरिस्टोलेगस कुनिकुलस। ओरिस्टोलेगस कुनिकुलस खरगोश का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसमें विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर, ठीक है। अब विटामिन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जितने विटामिन से पूछा जाता है। जैसे विटामिन की खोज किसने किया था, तो कासिमिर फंक ने किया था। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अब बात करते हैं कि विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। जो मुख्य विटामिन है ए बी सी डी ई और के, तो 6 मुख्य विटामिन है जिसका रासायनिक नाम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सीफेरॉल, और ई और के है ना, ई का है टोकोफेरॉल और के का है फिलोक्विनिन। इसे याद ऐसे रख लेना है, रथ पर एक टॉफी, पर को साइलेंट रखना है। अब देखिए बोलना है कि रथ एक टॉफी, रथ से हो गया विटामिन ए बी है ना, रेटिनॉल और थायमिन, एक यानी एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल, और एक टॉफी, टॉफी यानी विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, विटामिन सब विटामिन से कमी से जो बीमारी होती है वो पूछा जाता है। जैसे कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो गया, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी के कमी से होता है, स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है, रिकेट्स रोग विटामिन डी के कमी से होता है, जनन शक्ति में कमी विटामिन ई के कमी से होता है, और रक्त का थक्का नहीं बनता है किसके कारण, तो विटामिन के की कमी से होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो वह है ए डी ई और के। ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है, इसे याद रख लेना, एडेक है ना, ए डी ई के, एडेक। और जल में हो गया बी और सी, जल में घुलनशील विटामिन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है। तो हार्मोन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो जंगली गधे पाया जाता है कच्छ के रण में, और ये कच्छ के रण किस राज्य में है, तो गुजरात में है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक इंपॉर्टेंट और आता है कि एशियाई शेर ये कहाँ पाया जाता है। तो वो भी गुजरात में ही है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर के लिए वो प्रसिद्ध है, गुजरात में है, ठीक है। अब गुजरात से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि मूंगफली जो है का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मूंगफली और कपास ये दोनों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात। गुजरात का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत है। अच्छा, गुजरात में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है, तो गुजरात में विधानसभा सीट की संख्या है 182। अब इसे याद कैसे रखना है, याद हमेशा रहे, कभी नहीं भूलिएगा। तो सबसे विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा वो कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है मूर्ति है, और वो कहाँ है, गुजरात में है। उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई उसकी है 182 मीटर, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो प्रतिमा है उनकी ऊंचाई 182 मीटर है, और गुजरात में ही है। और गुजरात का विधानसभा सीट की संख्या भी 182 है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेना है। और लोकसभा सीट कितना है, गुजरात से 26 सीट है, और राज्यसभा सीट है 11 सीट है। तो इतने सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। तो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है इसमें सेब, ठीक है। सेब से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो चावल और गेहूं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। अब विटामिन सी का ये स्रोत है नारंगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहिता है, यानी कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ए बी है। ए बी सर्वग्राही है। और सर्वदाता कौन सा है? तो वो है ओ, ये सबको दे सकता है ब्लड ग्रुप, ये है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए एक आएगा ये कि ए बी में जो सर्वग्राही है इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक ना, क्वेश्चन आ जाता है कि ए बी में क्या नहीं पाया जाता है? तो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसको ऐसे भी रिलेट कर लीजिए कि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए किसी का एंटी नहीं करता है। इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, मतलब सबका ये ले लेता है। ठीक है, सबका ये ब्लड ग्रुप ब्लड ये ले सकता है। तो इसमें क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है, इसका एंटीबॉडी नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ए बी में। और ओ में जो है वो सर्वदाता रक्त समूह है ओ, इसमें क्या होता है? एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज लेंड स्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, विलियम हार्वे जो रक्त परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण को रिलेट करिए रक्त परिवहन से। परिवहन कहाँ चलता है? हाईवे में। ठीक है, तो हाईवे नहीं, रक्त परिसंचरण विलियम हाईवे, ऐसे याद रख लेना है तो याद रहेगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो कैल्शियम की आवश्यकता जो है ये मांसपेशियों के कार्य में भी आता है, खून जमने में भी इसका यूज होता है, आवश्यकता होती है कैल्शियम की। और देखते हैं ऑप्शन, कैल्शियम का उपयोग हड्डियों के विकास में भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। कैल्शियम का इन सब में यूज होता है। ठीक है। और कैल्शियम से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री में आता है वो क्वेश्चन कि किस तत्व तक अष्टक नियम लागू पाया गया था? तो कैल्शियम तक है ना, अष्टक नियम लागू पाया गया था। कैल्शियम का संकेत ये हो गया और इसकी परमाणु संख्या है 20। तो कैल्शियम तक अष्टक नियम पाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अष्टक नियम से पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन, जैसे एक तो यह कि अष्टक नियम कहाँ तक पाया गया? तो ये कैल्शियम तक पाया गया था। और अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। और अष्टक नियम है क्या? कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होगा। ठीक है। एक बार रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि अष्टक नियम के अनुसार तीसरा तत्व वो कौन से तत्व के समान होगा? इसका गुणधर्म समान होगा। तो 8वां तत्व के समान होता है। तो 8वां तत्व के मतलब ऐसे समझिए जैसे कि पहला 8वें के समान है, यानी कि इसमें 7 जोड़ें तो 8वां आया। तो उसी तरह तीसरा तत्व किसके समान होगा? इसमें 8 जोड़ देंगे, तीसरा तो 11वां हो जाएगा ना। 7 जोड़ेंगे ना, इसमें 7 जोड़े थे तो 8 आया था, तो 7 जोड़ेंगे तो 10वां तत्व, यानी कि 10वां और तीसरा तत्व, ये अष्टक के नियम के अनुसार ये दोनों का गुण सेम होगा, गुणधर्म एक समान होगा। ये अष्टक का नियम है। अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा है? BC, वाटर में BC है ना, वाटर में घुलनशील है BC। और एडेक ADEK ये कहाँ है? वसा में घुलनशील है। तो जल में BC है, तो ऑप्शन में कहाँ है? देखिए यहाँ C है, तो इसका आंसर हो गया 4। और वसा में घुलनशील है A और D, E और K, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है दही का खट्टापन। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि जैसे कि दूध का खट्टापन अगर पूछे, दही जमने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ये दूध का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि धावक के मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण ये थकान महसूस होता है। नेक्स्ट है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। अब यहाँ कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? अब यहाँ ब्लड से आया, तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को तिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है। अब रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वो है स्फाइग्नोमेनोमीटर है।
एक क्वेश्चन आता है कि रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि। और कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन है ना, वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये रक्तचाप को, ये हार्मोन है, देखिए हार्मोन में पूछे तो वेसोप्रेसिन है, और ग्रंथि पूछे तो एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि बीमारियां और उनके जांच का सही रूप में दोनों स्तंभों का मिलान करें, तो इसमें मिलान करना है। अब जैसे कि बिडाल टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट किया जाता है ये टाइफाइड में किया जाता है ना, इसका आंसर हो गया ये एक का, ये हो गया टाइफाइड में। और डिक टेस्ट किया जाता है, ये डिक टेस्ट होता है ये स्कारलेट फीवर में किया जाता है ना, स्कारलेट फीवर ये 5 में आएगा ना, स्कारलेट फीवर। और टोर्निकेट टेस्ट जो होता है ये होता है डेंगू बुखार की जांच के लिए टोर्निकेट टेस्ट होता है। और आर ए फैक्टर जो होता है ये आर ए फैक्टर है गठिया की जांच के लिए होता है। और एलिसा टेस्ट एड्स की जांच के लिए होता है ना, तो ये ई का 4 हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है, तो ये जो माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता है इसका कारण है जीका वायरस। ठीक है, वायरस की खोज किसने किया, इवानोवास्की ने किया था, और जीवाणु की खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है कि गाय की गर्भावधि क्या है, तो गाय की गर्भधारण काल होता है 274 से 280 दिन के बीच होता है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बकरी का कितना होता है, तो बकरी का गर्भधारण काल होता है 150 दिन, बकरी का 150 दिन। और भैंस का होता है 308 दिन, यानी 300 भी ऑप्शन में रहे तो टिक कर सकते हैं ना, 300 दिन। और कुत्ते का 60 से 63 दिन होता है। अच्छा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। नेक्स्ट है 163, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, मिल्क फीवर होता है। और कैल्शियम के बारे में आपको बता दिए पीछे, कैल्शियम की प्रतीक ये है, परमाणु संख्या 20 है। और अष्टक नियम कहाँ तक लागू हुआ था, तो कैल्शियम तत्व तक लागू हुआ था। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है ये गंगा डॉल्फिन है ना, गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, अब यहाँ इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो वो गंगा है। ठीक है, और एशिया की करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना आपको कि एशिया की पहली डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो वो पटना में किया गया है। अब यहाँ आई है राष्ट्रीय जलीय प्राणी। ठीक है, तो राष्ट्रीय से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिहार के एग्जाम में खास करके पूछा जाता है, तो सारे चीज़ें राष्ट्रीय से यहाँ पर रिवीजन करेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये सब क्या हार्मोन है और किससे संबंधित है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, एड्रिनल हार्मोन जो है, एड्रिनल हार्मोन है ये, मतलब गुस्सा और डर से संबंधित है। एक का आएगा, ए का ए में आएगा। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये महिला हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन ये महिला हार्मोन है, ये ए बी का 3 में जाएगा। और ये इंसुलिन हार्मोन जो है ये ग्लूकोज से संबंधित है ना, सी का 4 हो गया। और फेरोमेन्स जो है ये साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, तो इसका डी का हो गया, बी में चला जाएगा है ना, 2 में। तो इस तरह इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर इसका 3 हो गया आंसर। नेक्स्ट है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। ठीक है, एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अब यहाँ पर है कार्बन क्रेडिट और यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो देखेंगे। जैसे जीवाश्म की आयु किस तकनीक द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। और हीरा किसका अपरूप है, तो आपको याद रखना है हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो वो है 6 और कार्बन का परमाणु भार है 12। अब रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड से क्वेश्चन ये आता है ना कि ठोस
नहीं, ये शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। और आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होता है। नेक्स्ट है कि मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है, यानी कि मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो मीना माता होता है पारा के विषाक्तता के कारण होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। एक तो ये मीना माता हो गया और इसमें कभी कन्फ्यूजन भी होते हैं, इसलिए याद ध्यान रखना है। मीना माता पारा, मीना माता पारा। और इटाई इटाई किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई कैडमियम, इटाई इटाई कैडमियम के कारण होता है। इसे याद ऐसे रिलेट कर लेना है ना, इटाई इटाई कैडमियम, इटाई इटाई कैडमियम के कारण, और मीना माता पारा के कारण होता है। और एक आता है कि आर्सेनिक वाला, है ना, आर्सेनिक विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है? तो काले पैर की बीमारी, यानी कि ब्लैक फुट डिजीज, ये होता है आर्सेनिक के प्रदूषण के कारण होता है। अच्छा, पारा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आता है एग्जाम में, कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है पारा। देखिए, सामान्य अवस्था में, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था पाए जाने वाला एक धातु है और एक अधातु है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसे दोनों को ऐसे याद रख लेना है ताकि कभी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना, धातु में आ गया क्या है? वो पारा, और अधातु में है वो ब्रोमीन। ठीक है, समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन है। देखिए, छोटा है ये धातु शब्द में, तो ये छोटका आंसर हो गया, है ना, पारा। ये थोड़ा अधातु, ये बड़ा है, तो इसका बड़ा वाला आंसर हो गया ब्रोमीन। नेक्स्ट है 168, क्वेश्चन नंबर 168 में है कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होता है। ये ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, अम्ल वर्षा इसके कारण होता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, मालूम क्या, कि ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? ठीक है, तो अम्लीय वर्षा से खतरा होती है, इसलिए ऑप्शन में उसका सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में था, इसका आंसर हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे या दोनों रहे, तो ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के से खतरा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका? एजोला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एजोला का प्रयोग किया जाता है जैविक खाद के रूप में। यहाँ पर एजोला हो गया इसका, और यहाँ पोटेशियम है ना, पोटेशियम से क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम को किस में रखा जाता है? तो पोटेशियम और सोडियम ये दोनों को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। और यूरिया से क्वेश्चन आता है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 40% होता है। नेक्स्ट है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो जैव विघटित है बाहित मल। ठीक है, देखिए जैव विघटित या तो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। ठीक है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो जैव विघटित यानी कि जैव निम्नीकरणीय क्या होता है? कि जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है वो जैव विघटित हो गया, और वो जैव विघटित हो जाएगा जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से विकसित नष्ट नहीं किया जा सके, तो वो हो गया अजैव विघटित हो गया। तो जैसे कि पारा, प्लास्टिक और एस्बेस्टस ये सब क्या? अजैव विघटित है, और बाहित मल क्या? जैव विघटित हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, इसमें क्या मिलान करना है, और मिलान करना है क्या? विशेषताएं और उसकी जानवर की विशेषताएं हैं, जानवर है और उसकी विशेषताएं मिलान करना है। चलिए इसको मिलाते हैं। इसमें क्या? पर रहित कीड़ा, तो पर रहित कीड़ा इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो पर रहित कीड़ा है इसमें सिल्वर फिश, ये पर रहित कीड़ा है। और उड़ान रहित पक्षी कौन सा है? तो वो है कीवी। और अंग रहित रेंगने वाला ये कौन है? तो अंग रहित रेंगने वाला है ये सांप। और अंग रहित पशु किसे कहा जाता है? तो मछली को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रावायलेट किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, यानी ये अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, अब ओजोन जैसी आए तो 2-3 क्वेश्चन दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ओजोन परत
ये किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में, यानी कि ओजोन परत के ठीक निचला परत जो होता है समताप मंडल होता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से है। ओजोन संरक्षण से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। और एक क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत सबसे ज़्यादा क्षति, ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षति कौन सा गैस पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है सबसे ज़्यादा क्षति। नेक्स्ट है कि सूची इसमें मिलाना है कि भारतीय वन्य जीव नस्ल और उसका वैज्ञानिक नाम। भारतीय वन्य जीव नस्ल और उसका वैज्ञानिक नाम, तो इसमें मिलान करना है ना। 173 का देखते हैं ऑप्शन इसका। इसमें मिलाना क्या था? देखिए, वन्य जीव नस्ल और उसका वैज्ञानिक नाम मिलाना है ना। वन्य जीव नस्ल और उसका वैज्ञानिक नाम, वन्य जीव नस्ल और उसका वैज्ञानिक नाम मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और एक इंडियन रॉक पाइथन है और एशियाटिक हाथी है और स्लोथ बियर है। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए पहले इसको देखते हैं। ये जो इंडियन रॉक पाइथन है, तो पाइथन का इसका वैज्ञानिक नाम है ये वाला है ना, पाइथन मोलुरस। ठीक है, बी का है एक। ठीक है, तो यहाँ इसको आप ऐसे दिमाग में याद भी हो जाएगा, आसानी से इसको रिलेट कर लेना। पाइथन का है पाइथन मोलुरस। ठीक है, इसे याद करना आसान भी हो जाएगा, पाइथन और मोलुरस। और एशियाटिक हाथी का, तो एशियाटिक हाथी का इंग्लिश क्या होता है? एलिफेंट। तो एलिफेंट वाला है इलीफिस इंडिकस, है ना, इसका 4 वाला है ना, इलीफिस। एलिफेंट यानी इली, वहाँ से रिलेट करिए एलिफेंट को, इलीफिस इंडिकस, यानी कि बी का 1 है। और देखिए ये दोनों आसान भी है याद करना, तो बी का 1 है और सी का 4। अब ऑप्शन में देखिए बी का 1 और सी का 4 किस में है? तो बी का 1 यहाँ है, 2 ऑप्शन में है। बी का 1 एक इसमें है और एक इसमें है, बी का 1 और सी का 4। सी का 4 किस में है? इसमें है, तो यानी आंसर इसका 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप 1 2 भी हो तो ऑप्शन याद है आपको, तो ऑप्शन छाट के आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना भी आसान हो जाता है। तो 2 तो कम से कम याद हो गया आसानी से, तो आप आंसर लगा सकते हैं। तो इंडियन रॉक पाइथन का हो गया पाइथन वाला, और एशियाटिक हाथी वाला हो गया इलीफिस इंडिकस। ठीक है, और रही बात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हो गया आर्डियोटिस निग्री सेप्स, यानी कि ए का 2। और स्लोथ बियर का हो गया, डी का हो जाएगा 3 में चला जाएगा, मेलुरस उर्सिनस, डी का 3 में हो गया। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 होता है, इसका आंसर बुक में दिया हुआ क्या मालूम? ऑप्शन नंबर 2 दिया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? विषाणु द्वारा होता है ना। H1N1 वायरस के द्वारा होता है। और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? तो स्वाइन फ्लू किस नाम से जाना जाता है, यदि उसका कौन सा वायरस होता है, किस वायरस के कारण होता है? तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 है। और एक है बर्ड फ्लू, यानी कि किस के संक्रमण से, मतलब कि किसके संक्रमण से बर्ड फ्लू रोग होता है? तो H5N1 बर्ड फ्लू में हो जाता है, H5N1 है ना। H5N1 के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? तो बर्ड फ्लू रोग होता है। और H1N1 से स्वाइन फ्लू होता है, ये दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, H1N1 से हो गया स्वाइन फ्लू और H5N1 से बर्ड फ्लू। नेक्स्ट है, और दोनों ये वायरस से होता है। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? तो प्राकृतिक रेशम की मुख्य 4 किस्में हैं। ठीक है, अब रेशम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 5 6 क्वेश्चन है जो कि रेशम से है, और वही उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला हुआ रेशम के कीट का, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है। रेशम कीट के किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो प्यूपा अवस्था से, प्यूपा या तो कैटरपिल्टर, है ना, ये दोनों में से कोई भी आंसर लगा सकते हैं। प्यूपा या तो कैटरपिल्टर अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर कहलाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि कच्चे रेशम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक।
अच्छा, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया था? तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने किया था। भारतीयों के लिए रेशम मार्ग की शुरुआत किसने किया? तो कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट है कि अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है? तो वो नोमोफोबिया कहलाता है। ठीक है, फोबिया जहाँ भी लगे लास्ट में तो उसका मतलब होता है भय। ठीक है, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ से भय। तो मोबाइल फ़ोन तक नहीं पहुंच पाने का डर, भय क्या कहलाता है? नोमोफोबिया कहलाता है। और मोनोफोबिया क्या है? तो वो अकेले होने का डर होता है, भय, अकेले होने का भय मोनोफोबिया कहलाता है। ठीक है, और एक है कुत्तों से भय, कुत्तों से भय वो सीनोफोबिया कहलाता है। ठीक है, और एक है अच्छी खबर का डर, अच्छी खबर का भय, ये कहलाता है यूफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक संग्रहित फल है। तो संग्रहित फल कौन सा है? शहतूत है। ठीक है, शहतूत से और क्वेश्चन कौन सा आता है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है। नेक्स्ट है कि यदि दोनों जनकों का यानी माता पिता का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए बी है ना यहाँ ए बी, तो उसमें क्या अलग अलग करिए, एक ए बी होगा और बी भी होगा और ए बी भी होगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और ए बी से और क्वेश्चन आता है ये कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है 180, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है तो वो अपनी किस चीज़ का प्रयोग करता है? तो ग्लाइकोजेन का प्रयोग करता है। ठीक है, अब ग्लाइकोजेन है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में मौजूद रहता है। हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में उपस्थित रहता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन नहीं है, इसमें लिम्फोसाइट जो है ये प्रोटीन नहीं है, बाकी कोलेजन, इलास्टिन और रेशम एक प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, प्रोटीन से क्वेश्चन आता है प्रोटीन कहाँ बनता है? तो प्रोटीन राइबोसोम में बनता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। या तो पूछते हैं कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है? तो वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्वाशीयोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। एक ये ध्यान रखना है कि मरासमस रोग ये किसकी कमी से होता है? तो मरासमस रोग भी प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है। तो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, ये है ना Cu यानी कॉपर प्लस आयन जो है ये प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, बाकी सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो किसकी? यूग्लिना की पोषण विधि होलोफाइटिक है। अब यूग्लिना से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, एक आता है कि यूग्लिना किस वर्ग से संबंधित है? तो फाइटोमेस्टिगोफोरा वर्ग से संबंधित है। और एक क्वेश्चन आता है कि यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट किससे बना होता है? यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट किससे बना होता है? तो ये बना होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन से बना होता है, यानी क्लोरोफिल ए, बी और बीटा कैरोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है कि यह एस्टोराई अस्त्रावित करता है। तो यह एस्टोराई अस्त्रावित करता है, यानी कि एस्टोराई अस्त्रावित करता है कौन? अग्नाशय। ठीक है, अब अग्नाशय से और कौन सा क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। अच्छा, मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। और ये भी ध्यान रखना है कि मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है वो अग्नाशय है। नेक्स्ट है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से और कौन सा क्वेश्चन आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। देखिए, प्रोटीन का जो था फैक्ट्री वो राइबोसोम था और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। नेक्स्ट है
कि विषाणु में होता है, तो विषाणु में क्या होता है, या तो आरएनए या डीएनए होता है विषाणु में, ठीक है। विषाणु की खोज किसने किया, इवानोवास्की ने किया था, और जीवाणु की खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है कि एक परास में परीक्षित कणों का आकार इस परास में होता है। एक पायस में परीक्षित कणों का आकार इस परास में होता है, तो किस परास में, 10 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। नेक्स्ट है कि बीकर मूलतः होते हैं, तो बीकर क्या होता है, तो बीकर मूलतः प्रोटीन होता है, ठीक है। अब प्रोटीन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको मैं कई बार बताया हूँ और बार बार बताता हूँ, इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है, ये अच्छे से याद हो जाए और आपको कन्फर्म याद रहे, कभी भूले नहीं। इसलिए प्रोटीन से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं कई वीडियो में बताया हूँ, तो आप आज प्रोटीन के बारे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। लिखने से आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, और क्या अगर आप भूले हुए हैं तो वो याद हो जाता है, ठीक है। अगर आपको याद भी है तो वो और अच्छे से याद हो जाता है। तो प्रोटीन से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189। 189 में है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए होता है। तो मायोपिया के रोगी का निवारण, यानी कि मायोपिया का मतलब पहले होता है क्या मालूम, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नाम है मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ आपको दो चीज़ ये ध्यान में रखना है, याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोला जाता है और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। दूर का ऐसे रिलेट करिए, दूर का हाइपर है ना, दूर का हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष का मायोपिया, ठीक है। अब ये दोनों का किस लेंस से ठीक किया जाता है ये कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इसको याद ऐसे रख लेना। देखिए निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि दोष है, एक है दूर दृष्टि दोष। तो निकट में क्या 3 लेटर है, ठीक है, तो 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाले लेंस को चढ़ाएंगे, ठीक है, 4 लेटर वाला यानी अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए, यानी कि दूर में 2 लेटर है तो 2 लेटर वाले को ठीक करने के लिए इस पर 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, वो यानी उत्तल लेंस, ठीक है, 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। तो समझ में आ गया, तो ऐसे इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है। तो हल्दी एक तना है, ठीक है, तना है हल्दी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तना है हल्दी का, ठीक है। और हल्दी का उदाहरण मतलब कि तना का उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, जैसे हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ये सब तना का उदाहरण है। देखिए प्याज क्या एक बल्ब भी कहा जाता है कभी, ठीक है, लेकिन वो भी तना का ही एक संशोधित रूप होता है, तो इसलिए ये सब क्या तना है। तो इसे याद कैसे रख लेना है, तो हल्दी है, अदरक है, आलू, प्याज है, इसे याद रख लेना है। हद कर दी आपने, यानी हद यानी कि हल्दी, कर दी कर यानी अदरक, आपने यानी आलू और प्याज, ये सब तना का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल है ना, WBC कितने 5 प्रकार के होते हैं। जब आप ब्लड चेक करवाते हैं ना आप लोग, तो ब्लड चेक जब होता है ना तो उसमें देखिएगा वो 5 का दिया हुआ रहता है कि कौन सा कितना है। वो 5 प्रकार यानी कि कौन कौन सा है, जैसे न्यूट्रोफिल कितना, न्यूट्रोफिल होता है, और इओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये उसमें आता है कि है ना कि आपका कितना प्रतिशत नॉर्मली रहना चाहिए और कितना है। तो ये WBC का 5 प्रकार का होता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, 5 प्रकार का होता है। अच्छा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है RBC और WBC ये दोनों के बारे में पूछे तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। और RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, और WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 13 से एवरेज में 13 से 20 दिन होता है। नेक्स्ट है कि लसिका इसमें उपस्थित होती है। तो लसिका उपस्थित होता है संवहन ऊतक में, ठीक है, लसिका किसमें उपस्थित होता है, संवहन ऊतक में। नेक्स्ट है कि पीलिया रोग में रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग में क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो रक्त में क्या है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। आप यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला यह कि देखिए पीलिया किसे कहा जाता है, तो पीलिया जो जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस का ही नाम है पीलिया, इसे हेपेटाइटिस भी कहा जाता है ना, हेपेटाइटिस एक ही नाम है। देखिए हेपेटाइटिस, पीलिया या तो जॉन्डिस सब एक ही नाम है। और ये किससे संबंधित रोग है, तो ये यकृत से संबंधित रोग है ना, लीवर से संबंधित रोग है। अच्छा पीलिया यानी कि जॉन्डिस किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है।
नेक्स्ट है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए यकृत से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है मैं बार बार आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, एकदम पूरा मज़े से याद हो जाए, और जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछे कहीं भी पूछे आप खटाक से बता दें तुरंत। ठीक है, आप देखिए यहाँ से 5-6 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं जो पूछा जाता है। ठीक है, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो वो है पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, तो वो यकृत है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, ध्यान रखना है कि पित्त जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन पित्त का स्राव होता है, यानी पित्त बनता कहाँ है, पित्त निकलता कहाँ से, तो यकृत से निकलता है। एक क्वेश्चन आता है कि शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है ना कि हेपेटाइटिस रोग है, हेपेटाइटिस किस से संबंधित बीमारी है, तो यकृत से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सेंग्यूबोरस होते हैं, तो सेंग्यूबोरस इसमें कौन सा है मालूम, मच्छर। मच्छर जो है सेंग्यूबोरस है। अच्छा, मच्छर से 2 क्वेश्चन आपको बताते रहते हैं हमेशा कि देखिए फलेरिया जो है वो किस मच्छर के काटने से होता है, तो फलेरिया रोग जो है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है ना, एक मलेरिया का पूछा जाता है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या तो पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए बुक में इसका आंसर गलती दिया हुआ है, अग्नाशय दे दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दे दिया है ना, लेकिन मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। अच्छा, ग्रंथि की बात आई है तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो पीनियल ग्रंथि है, वो भी मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विटामिन टोकोफेरोल है, तो टेकोफेरोल है, तो विटामिन का नाम जो है ये पूछा है। फिर देखिए विटामिन टेकोफेरोल किसका नाम है, तो आपको याद करवाए थे, रथ पर एक टोफी, यानी रथ एक टोफी। आप देखिए टोफी कहाँ से आ रहा है, देखिए रथ एक यानी 4 विटामिन यहाँ हो जाता है, रथ एक यानी ABCD, टोफी तो लास्ट में आ रहा है ई और के, तो ई और के आ रहा है ना, टोफी 2 शब्द है, एक टोकोफेरोल एक फिलोक्विनिन, तो ई का आ जाएगा ना, इसमें ई का आंसर हो जाएगा। टोकोफेरोल किसे कहा जाता है, विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का है टोकोफेरोल, और विटामिन के का है फिलोक्विनिन। ठीक है, तो इसमें क्या है याद करना, रथ पर एक टोफी यानी रथ एक टोफी। अब जैसे टोफी यानी टोकोफेरोल पूछा तो आपको जब ये याद रहेगा ना तो सिंपल आपको रथ एक ये छटा जाएगा पहले, है ना, ये 4 गो है, ये रथ एक के लिए टोफी यानी 2 लास्ट वाला आएगा ई और के, तो टोकोफेरोल किसका हो गया, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टोकोफेरोल, और रेटिनोल विटामिन ए का है ना, विटामिन बी का थायमिन, और एक है यहाँ है ना, ए से एस्कॉर्बिक एसिड सी का, और के को से हो गया कैल्सीफेरोल डी का, और टोकोफेरोल और के का हो गया फिलोक्विनिन, तो इसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था यानी कि झुंड में ग्रुप में रहने वाला सामाजिक व्यवस्था यानी सामाजिक कीट के बारे में बात कर रहा है ना, तो ये है मधुमक्खी, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अच्छा, सामाजिक कीट के कुछ उदाहरण याद रखना है, कभी भी एग्जाम में कुछ अलग भी पूछा जा सकता है। तो सामाजिक कीट में जैसे आ जाता है मधुमक्खी, चींटियाँ और दीमक, ये सब सामाजिक कीट होते हैं। ठीक है, और मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, और रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, वो सेरीकल्चर है। ठीक है, तो देखिए सेरीकल्चर और एपीकल्चर में कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसे याद ऐसे रख लेना है। देखिए मधुमक्खी पालन का जो है तो मधु को पी सकते हैं, ठीक ना, मधु को पी सकते हैं, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर है ना, पी वाला है ना, एपीकल्चर। और रेशम कीट पालन रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 में कि नायलॉन इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध है, तो नायलॉन जो है वो एमाइड एकलकों के मध्य एक प्रकार का बंध है, इसका आंसर हो गया एमाइड। ठीक है, अच्छा यहाँ नायलॉन से क्वेश्चन आता है कि पहला संश्लिष्ट रेशा कौन सा है, तो नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि पादप जीवन में होने वाली निम्नलिखित घटनाओं के लिए सही क्रम है। तो पादप जीवों में जो होती है शुरुआत से क्या होता है, तो इसमें पहले होता है बीज अंकुरन। ठीक है, पहले होगा बीज अंकुरन और उसके बाद होता है ये अंकुर, उसके बाद होता है कायिक वृद्धि, उसके बाद होता है पुष्पन और उसके बाद होता है फलन और सबसे लास्ट में होता है ये बीजों का प्रकीर्णन। तो इस तरह से इसका आंसर होता है पहले 3 वाला आएगा, है ना, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 2, 1 और 4 सबसे लास्ट में। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखिए बीज का फैलना या बिखराव ये पुष्प के जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है। ठीक है, पादप बोलिए तो पुष्पों वाला पादप का जीवन चक्र का अंतिम चरण होता है बीज का फैलना या बिखराव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से बायोलॉजी के से पूछा गया सभी प्रश्नों का पार्ट 4 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपका प्रेम और मुस्कान 2 अनमोल रतन है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।